गुड इवनिंग स्टूडेंट, माई सेल्फ शुभम सर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया था सेल के बारे में, सेल क्या होता है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, इसी कंटिन्यू में हम आपको करते रहेंगे, है ना। तो हमने यहाँ तक बताया था कि सेल के बारे में बताया था, सेल की डिफिनीशन बताई थी, सेल की डिस्कवरी बताई थी, लिविंग सेल्स क्या होते हैं और नॉन लिविंग सेल्स क्या होती है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था और हमारे पास एंटोन और लीवेनहॉक ने क्या किया था। ये सारी बातें हमने आपको बताई थी। जाते जाते लास्ट में हमने आपको बताया था कि सेल थ्योरी के बारे में। तो सेल थ्योरी को देने वाले दो साइंटिस्ट थे, एक मैल्थियस लाइडेन और थियोडोर स्वान। मैल्थियस लाइडेन जो थे वो क्या थे, जर्मन बोटेनिस्ट थे, और थियोडोर स्वान जो थे वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। मैल्थियस लाइडेन ने, हमने ये बताया था जाते जाते आपको कि मैल्थियस लाइडेन की थ्योरी के बारे में बताया था। उन्होंने कुछ पोस्टुलेट बताए। उन्होंने क्या देखा कि प्लांट सेल्स के बारे में देखा, बहुत सारे प्लांट्स को देखा और एक कंक्लूजन निकाला कि सारे के सारे प्लांट या तो सेल से मिलकर के बने हैं या तो सेल के प्रोडक्ट से मिलकर के बने हैं। बट क्या है कि यहाँ पर एनिमल सेल्स के बारे में देखने की बारी आई तो थियोडोर स्वान ने क्या देखा, प्लांट सेल्स को भी उन्होंने स्टडी की और एनिमल सेल्स के तो स्टडी कर ही रहे थे क्योंकि वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो जूलॉजिस्ट क्या थे कि एनिमल्स की स्टडी करने के साथ साथ उन्होंने प्लांट की भी स्टडी की और कुछ कंक्लूजन निकाला कि जितने भी प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, एक कॉमन यूनिट्स मिलकर के बने हैं और वो क्या था, हमारा सेल था। सेल के बारे में उन्होंने ये भी बताया कि जितने भी सेल हैं, प्लांट सेल हो एनिमल सेल्स हो, थोड़ा बहुत क्या था डिफरेंस उनमें बताया था। प्लांट सेल्स के अंदर एक यूनिक फीचर के बारे में उन्होंने बताया और उस यूनिक फीचर का नाम क्या था, सेल वॉल। अब क्या था कि हमने जाते जाते ये बोला था कि ये एक बात नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि हाउ टू फॉर्म न्यू सेल्स। यानी क्या है कि स्लाइडेन, अगर मैं बात करूंगा किसकी, स्लाइडेन की, और मैं बात करूंगा किसकी, स्वान की, ये दोनों क्या कर नहीं कर पाए, अनेबल टू एक्सप्लेन हाउ टू न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। नया सेल्स बनता कैसा है, ठीक है, नए सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है ये नहीं बता पाए। हमने बताया था कि ये नए सेल्स बनेंगे कैसे, इसके लिए हमारे पास एक लास्ट में साइंटिस्ट आए थे और इसको एक्सप्लेन किया था। दिस इज एक्सप्लेन बाय एक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, उनका नाम था रुडोल्फ विर्को। क्या नाम था, रुडोल्फ विर्को। रुडोल्फ विर्को क्या थे कि उन्होंने अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में एक बात बताई थी। उन्होंने क्या कहा था कि ओमनिस सेलुली ई सेलुली, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि ओमनिस सेलुली ई सेलुली, ये हमारा स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, ई सेलुली। इसका मतलब इन्होंने ये कहा कि जितने भी पुराने सेल्स हैं आपके, वही मर करके नए सेल्स बनाते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि ऑल सेल्स आर arising from pre-existing cell. All cells are arising from pre-existing cells. यानी जितने भी सेल्स बने होते हैं वो पुराने सेल से ही मिलकर के बने होते हैं। क्या बोला, ऑल सेल्स आर arising from pre-existing cells, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पे स्लाइडेन और स्वान ने तो ये बता दिया था, इन्होंने फाइनली रुडोल्फ विर्को की बात आएगी तो रुडोल्फ विर्को ने क्या किया था, ध्यान समझेंगे। रुडोल्फ विर्को ने फाइनलाइज किया, ठीक है, 1885 में, 55 में इन्होंने क्या किया कि सेल थ्योरी दी। इन्होंने क्या दिया, सेल थ्योरी दी। और पहली सेल थ्योरी क्या थी, ध्यान सुनिए। इनकी जो पहली सेल थ्योरी थी, इन्होंने ये बताया था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक यूनिट से मिलकर के बने होते हैं और उस यूनिट का नाम क्या है, सेल है। हमने क्या बोला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल
एंड कंपोनेंट ऑफ सेल, कंपोनेंट ऑफ सेल, इससे मिलकर के बने होंगे, या तो सेल से मिलकर के बने होंगे या तो कंपोनेंट ऑफ सेल से मिलकर के बने होंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बातें बोली कि दूसरा इन्होंने ये बोला कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेल होती है। यानी सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पहला क्या ऐसा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो या तो सेल से मिलकर के बने होते हैं या तो सेल के कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं। दूसरा इन्होंने ये कहा कि जितने भी सेल होते हैं वो क्या होते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, अगर वो लाइफ उनके अंदर एग्जिस्ट कर रही है तो जाहिर सी बात है वो सेल से मिलकर के बने होंगे। ठीक है, यानी क्या है कि इसका कुछ एक्सेप्शन है, ध्यान समझिए। हमारे पास क्या है कि एक बात रिमार्क याद रखना है, रिमार्क में क्या याद रखना है कि बहुत लोग कहते हैं वायरस क्या है। ठीक है, क्या है वायरस के बारे में बात करते हैं हम। वायरस के बारे में लोग कहते हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक है हमारे लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। ये तो बात सही है, हम भी सहमत हैं, सब लोग सहमत हैं। बट क्या है कि हमारे पास वायरस के बारे में अगर कोई स्ट्रिक्टली आपसे पूछ रहा है कि ये स्ट्रिक्टली बताइए वायरस क्या है, लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, कंधे पे बंदूक है आपके, ऐसे या नो में बताइए लिविंग है या नॉन लिविंग में। तो यानी क्या है कि वायरस के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो ये स्ट्रिक्टली क्या है, हमारा नॉन लिविंग है। स्ट्रिक्टली कैसा है, हमारा नॉन लिविंग है, क्योंकि क्या है कि इनके पास सेल नहीं है। ठीक है, यानी क्या है कि वायरस क्या होता है, वो न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। ये मॉलिक्यूल है न कि सेल है। यानी मैं ये लिख सकता हूं कि वायरस डज नॉट हैव एनी सेल, यानी किसी भी प्रकार का सेल्स नहीं है इनके पास। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछा जाए स्ट्रिक्टली बताइए आप, तो स्ट्रिक्टली क्या है, ये हमारा नॉन लिविंग है और ये न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर के बना है और वायरस के पास किसी भी प्रकार का सेल नहीं है, इसलिए मैं इनको डायरेक्टली बोल रहा हूं ये क्या है, नॉन लिविंग है। अगर आपसे कोई हंस करके बोल रहा है कि आप बता दीजिए वायरस क्या है, तो आप कह सकते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों है। ठीक है, क्योंकि जब वो अकेला होता है तो वो क्या होता है, नॉन लिविंग की तरफ बिहेव करता है, बट किसी बॉडी में इंटर करता है तो वो किसकी तरफ बिहेव करने लगता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरफ बिहेव करने लगता है। बट यहाँ पे बात आ रही है स्ट्रिक्टली की, तो स्ट्रिक्टली में क्या बोला जाएगा, ये नॉन लिविंग है। इज इट क्लियर? दूसरा पॉइंट हमें ये समझ आनी चाहिए, थर्ड पॉइंट हमारे सेल थ्योरी का। सेल थ्योरी में हमारा थर्ड पॉइंट ये है कि यही जो ओमनिस सेलुला, यानी ऑल सेल्स आर arising from pre-existing cell, यानी जितने भी सेल्स बने होते हैं वो जहां पे मौजूद हैं उन्हीं पुराने सेल से मिलकर के बने होते हैं। तो हमारे पास यही तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखनी थी सेल थ्योरी को लेकर के। पहला, सेल थ्योरी में ये बताया जाता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, किसी न किसी यूनिट से मिलकर के बनी होती है, वो क्या कहलाते हैं, सेल कहलाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ये बात याद रखना है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं आपके, वो किससे मिलकर बने होंगे, या तो सेल से मिलकर के बने होंगे या तो कंपोनेंट ऑफ सेल्स यानी प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर के बने होंगे। थर्ड पॉइंट हमें ये याद रखनी थी कि जितने भी सेल्स होते हैं वो पुराने सेल से ही निर्माण होता है उनका, यानी दैट इज करके ऑल सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हमें ये तीन पॉइंट हमें हमेशा के लिए याद रखना है सेल थ्योरी में। और सेल थ्योरी कब दी गई, 1855 में दी गई। किसने फाइनलाइज किया था हमारे कौन, रुडोल्फ विर्को साहब ने, एक ग्रीक साइंटिस्ट थे इन्होंने, इसलिए इनकी लैंग्वेज को पढ़ना बहुत ही हमारे लिए दुखद की बात थी। ठीक है, तो लोगों ने इनका मतलब समझाया, यानी ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या होता है, ये हमें ट्रांसलेटर एक होते हैं बनाने वाले, क्योंकि हमारी लैंग्वेज एक अलग होती है, आपकी लैंग्वेज एक अलग है। ठीक है, अलग अलग जगहों पे जाओगे तो अलग अलग लैंग्वेज आती है। कबीर दास ने एक बहुत अच्छी भाषा बोली है कि अगर कोस कोस पे पानी बदलता है तो चार कोस पे वाणी बदलती है। यानी क्या है कि अगर आप थोड़ा बहुत डिस्टेंस चेंज करते हैं तो पानी में बदलाव आ जाता है, बट अगर बहुत ज्यादा दूर चले गए हैं, चार कोस चले गए हैं, तो यानी क्या है, वाणी में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जितने भी बातें बताई गई वो सेल थ्योरी को लेकर के थी। ठीक है,
इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक बचता है एन ओवरव्यू ऑफ सेल्स। यानी क्या है कि अगर किसी भी सेल्स की हम ओवरव्यू लें, पहले ओवरव्यू लें, पहले इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ना। आई होप बच्चों आप लोग लिख लिए होंगे, आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ओवरव्यू ऑफ सेल्स, ओवरव्यू ऑफ सेल्स आपके एनसीईआरटी का एक टॉपिक है, ठीक है। किसी भी सेल्स की ओवरव्यू लेनी है यानी स्टडी करनी है। माना यह जाता है कि जब हमारे सेल की स्टडी करनी थी तो मुझे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो डिस्कवरी की गई थी, ध्यान से देखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी आई, ठीक है, वो 1950 में आई। कब आई हमारे 1950 में आई। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी करने के बाद मुझे सेल की स्टडी करने में बहुत ही आसानी आई। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या हो गया, स्टडी ऑफ जो सेल है, स्टडी ऑफ सेल एंड स्ट्रक्चर वाज इजियर, ठीक है। यानी क्या है कि जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई तो मुझे सेल की स्टडी करने में और सेल के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने में बहुत ही आसान हो गया था, ठीक है। अब बात यह आती है कि अगर मुझे किसी भी स्टडी ऑफ सेल करनी है, क्या करनी है, स्टडी ऑफ, अगर मुझे सेल की स्टडी करनी है तो मैं दो तरीके से स्टडी कर सकता हूं। अगर वो प्लांट सेल है, क्या है, और एक हमारे पास क्या है, अगर मुझे एनिमल सेल्स है तो मुझे सैंपल लेना पड़ेगा ना। बोली बात सही है कि नहीं? अगर मुझे किसी भी प्रकार की स्टडी करनी है तो मुझे सैंपलिंग की जरूरत पड़ेगी, और अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल्स में हम क्या लेंगे, अनियन पिल लेंगे। क्या लेंगे, अनियन पिल लेंगे, यानी प्याज का छिलका लेंगे। उनके बारे में स्टडी कर लिया तो सारे प्लांट के बारे में स्टडी में कर सकता हूं। अगर मैंने एनिमल सेल्स की चूज की, मुझे इनकी एनिमल सेल्स के अंदर लेनी है, तो मैं चिक सेल लूंगा। कैसे सेल्स लूंगा, मैं चिक सेल्स की स्टडी करूंगा। अगर मैं चिक सेल्स की स्टडी कर लिया तो मानिए सबकी स्टडी में सेम ही चीज पाई जाती है। तो ये स्टडी ऑफ सेल्स हमारे पास क्या होगी, बहुत ही आसान होगी। अगर मैं किसी भी ओवरव्यू ऑफ सेल्स की मैं बात करूं, और अगर सेल्स की स्टडी में कर भी रहा हूं ना, तो बाकी क्या है कि ये स्ट्रक्चर में, शेप एंड साइज में और नंबर में सभी में डिफर करते हैं। यानी मुझे ये पता चला कि ये जो सेल होते हैं, सेल इज ग्रेटली वेरीड। मैं क्या बोल रहा हूं, सेल इज ग्रेटली वेरीड, या फिर कह सकते हैं डिफर इन नंबर 1 साइज ऑफ सेल, साइज एंड शेप ऑफ सेल। अगर सेल की शेप की मैं बात करूंगा तो वो भी बहुत ज्यादा डिफर करते हैं। और दूसरा पॉइंट हमें आता है कि साइज के बजाय मैं किसकी स्टडी कर लूं, अगर हम एनिमल सेल्स या प्लांट सेल्स की भी लिखेंगे तो नंबर ऑफ सेल्स भी क्या होते हैं, ग्रेटली वेरी करते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के सेल्स पाए जाते हैं और अलग अलग नंबर के भी सेल्स पाए जाते हैं, एक जैसे नंबर नहीं होते किसी के, ठीक है। तो ओवरव्यू ऑफ सेल्स मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद सेल की स्टडी करना मेरे लिए बहुत आसान हो गया था। मेरे लिए ही नहीं, ये पूरे बायोलॉजी की जगत में सबसे बड़ा इन्वेंशन था, ठीक है। क्योंकि क्या है कि इससे पहले लोग हाइपोथेसिस देते थे, सेल भी हाइपोथेसिस पे ही था, कोई करेक्ट आंसर नहीं बता पाया था। ये माना यह जाता है कि जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट थे उनकी बात कभी भी गलत नहीं हो सकती, इसलिए लोग गलत बात को भी सही मान लेते थे। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, सच्चाई मुझे पता चलने लगी कि मैं किस तरीके से स्टडी करना चाह रहा हूं। तो सेल की स्टडी करना है तो अगर प्लांट सेल है तो अनियन पिल, अगर एनिमल सेल है तो चिक सेल्स लूंगा। और ये दो चीजें में वेरी कर रही है, नंबर ऑफ सेल्स में और शेप ऑफ सेल्स में, ठीक है। तो पहले हम नंबर ऑफ सेल्स के बारे में देखते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ सेल्स के बारे में देखेंगे।
जैसे कि मैंने नंबर ऑफ सेल्स के बारे में बताया, ठीक है। मैं पहली हेडिंग हमारी क्या थी, नंबर ऑफ सेल, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, नंबर ऑफ सेल्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं सेल की स्टडी किया तो ये क्या करते हैं, सेल से ग्रेटली वेरीड करते रहते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा कि जो सेल्स हैं आर ग्रेटली डिफर्स इन नंबर, ये नंबर में बहुत ज्यादा क्या करते हैं, डिफर करते रहते हैं। जैसे मैं एक एक के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं मैं एक एक के बारे में बताना चाह रहा हूं कि पहला मैं नाम लेता हूं, एबीसीडी कर रहा हूं। पहला मैं नाम लेता हूं पीपीएलओ की, ठीक है। पीपीएलओ की जो साइज होती है वो 0.1 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। और यही मैं बात करूंगा किसकी, माइकोप्लाज्मा की, क्योंकि दूसरा भी नाम है ना माइकोप्लाज्मा। तो जो माइकोप्लाज्मा की जो साइज होती है वो 0.1 से लेकर के 0.3 माइक्रोमीटर, ये कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। वेरीड करती रहती है हर एक सेल्स की। और अगर मैं दूसरा सेल्स लूं, मैं अगर दूसरा सेल्स ले रहा हूं और वो सेल्स कैसा है, प्रोकैरियोटिक सेल्स है। हालांकि ये भी प्रोकैरियोटिक ही सेल्स है, लेकिन हम स्पेशली इनके बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। प्रोकैरियोटिक अगर सेल्स की मैं स्टडी करूं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो साइज होती है 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 2 माइक्रोमीटर तक होता है। कहां से कहां, 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 2 माइक्रोमीटर। और कई कई जगह पे ये डाटा बदल करके क्या लिखा गया है, 2 से लेकर के 5 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं सी की मैं बात करता हूं अगर, तो ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स हो गया और हमारे पीपीएलओ हो गए। अब मैं बात कर जाता हूं यूकैरियोटिक सेल्स की। मैं किसकी बात आ जाता हूं, यूकैरियोटिक सेल्स की। तो यूकैरियोटिक सेल्स में अगर हम देखेंगे तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो 10 to 12 माइक्रोमीटर की होती हैं। ये मुझे डाटा ये एकदम से ऐसे ही याद रखने हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूंगा किसकी, नर्व सेल्स में, अगर लॉन्गेस्ट सेल्स की मैं बात कर लूं, यूकैरियोटिक सेल्स में ही नर्व सेल्स आती हैं, लॉन्गेस्ट सेल्स में हमारे कौन से हैं, नर्व सेल्स हैं। नर्व सेल्स जो होती हैं वो लगभग लगभग क्या होती हैं, 100 सेंटीमीटर की, या फिर मैं कह सकता हूं 1 मीटर के आसपास होती हैं। तभी तो लॉन्गेस्ट बोला गया है इसके बारे में, ठीक है। अब बात आती है, यहां पर ये नंबर की बात हो गई थी। अब बात आती है किसकी, शेप ऑफ सेल की, ठीक है। शेप ऑफ सेल, जो सेल होते हैं वो शेप में भी क्या होते हैं, वेरीड करते हैं। तो हमने लिखा भी गया था, ठीक है, कि जो सेल होते हैं वो किसमें, आल्सो वेरीड इन या आल्सो डिफर इन शेप। ये हमारे शेप में भी चेंज होते रहते हैं ना। मैं एक एक के बारे में आपको जानकारी दूंगा। जैसे इसमें नंबर 1 आते हैं, अगर मैं सबसे पहले किसकी मैं बात कर लूं, आरबीसी की मैं बात कर लूं। किसकी मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं आरबीसी की मैं बात करूंगा तो आरबीसी का जो शेप होता है वो राउंड होता है एंड बाइकॉनकेव होता है। कैसा होता है, राउंड एंड बाइकॉनकेव होता है, ठीक है। यही मैं अगर मैं बात करूंगा किसकी, मीजोफिल सेल्स की। यही मैं बात करूंगा किसकी, मीजोफिल सेल्स की। अगर बेटा आपको नीचे न दिखाई दे तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमें क्या है कि ये मीजोफिल सेल्स की अगर मैं बात करूंगा तो मीजोफिल सेल्स की जो साइज होती है वो कैसी होती है, शेप होती है, राउंड होती है एंड ओवल होती है। कैसी होती है, राउंड एंड ओवल होती है, ठीक है। यदि मैं क्या बात करूं कि अगर आरबीसी हो गई और मीजोफिल सेल्स की हो गई तो डब्ल्यूबीसी भी तो पीछे हो जाएगा ना बेचारा। तो डब्ल्यूबीसी की अगर मैं शेप की मैं बात करूंगा तो इनकी जो शेप होती है वो अमीबॉयड होती है। कैसी होती है, अमीबॉयड शेप की होती है। और अगर मैं 2 एनिमल सेल्स ले लिया हूं, एक प्लांट सेल्स, तो प्लांट सेल्स बुरा मान जाएगा। तो मैं किसकी ले रहा हूं, ट्रैकिड्स की मैं बात कर लूं। मैं किसकी बात कर लूं, ट्रैकिड्स की मैं बात कर लूं। ट्रैकिड्स के जो होता है वो इलोंगेटेड होता है, यानी मैं क्या कह सकता हूं, लॉन्ग होता है, ठीक है। और टेपरिंग इंड होती है इनकी। कैसी इंड होती है, टेपरिंग इंड होती है, ठीक है। इनकी कैसी होती है, टेपरिंग इंड होती है। और अगर मैं कॉलुमनर इपिथेलियम की मैं बात करूं, मैं किसकी बात करूं, कॉलुमनार इपिथेलियम की। कॉलुमनर इपिथेलियम की मैं बात करूं तो कॉलुमनर इपिथेलियम की कैसी होती है, थिन होती है,
लॉन्ग होती है और हमारे पास कैसी होती है, नैरो होती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूंगा ए बी सी डी ई एफ आ गया ना। एफ में हम किसकी बात कर लें, कौन सी चीज छूट रही है, न्यूरॉन छूट रही है क्या। जो हमारे पास न्यूरॉन होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग होती है एंड ब्रांच्ड होती है। ठीक है बेटा, आपके एनसीईआरटी में केवल इतने ही डायग्राम दिए गए हैं, इन्हीं के बारे में डाटा दिया गया है। ठीक है, ज्यादा डाटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हमारे नीट के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से सफिशिएंट ये हमारा है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको याद भी नहीं करना होता। हमने क्या बताया, नंबर में भी ये डिफर करती रहती हैं और ये शेप ऑफ सेल में भी डिफर करती रहती हैं। चलिए हमारे साथ साथ बताइए क्या होता है। पीपीएलओ की साइज बताइए आप, 0.1 माइक्रोमीटर। कितना, 0.1 माइक्रोमीटर। अगर मैं किसकी बात करूंगा, माइक्रोप्लाज्मा की, तो 0.5 से 0.2 से लेकर के 0.5 या कई कई जगह पे लिखा गया 0.1 से लेकर के 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये डाटा अलग अलग होता रहता है, इसलिए मैंने लिख दिया है 0.1 से लेकर के 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, फिर अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की मैं बात करूं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या है, 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 2 माइक्रोमीटर, किसी किसी जगह पे डाटा दिया गया है ये हमारे 2 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूंगा यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो 10 से 12 माइक्रोमीटर की होती है, और लॉन्गेस्ट सेल्स की, नर्व सेल्स की मैं बात करूंगा तो लगभग लगभग 1 मीटर की होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास शेप ऑफ सेल की मैं बात करूंगा, तो ये राउंड और बाइकॉन्केव कौन होती है, आरबीसी। मेसोफिल सेल्स की बात करेंगे तो राउंड एंड ओवल। डब्ल्यूबीसी की मैं बात करूंगा तो अमीबॉइड। ट्रैकिड्स की मैं बात करूंगा इलोंगेटेड टेपरिंग एंड होती है। और हमारे पास क्या होता है कि कॉलमनर एपिथेलियम की बात करेंगे, थिन होती है, लॉन्ग होती है, नैरो होती है। फिर न्यूरॉन की मैं बात करूंगा तो कैसी होती है, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होती है। ठीक है, हमारे पास यही सेल्स की आती है। अब मेरे पास बचता है कि सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, तो यानी क्या है कि सेल के स्ट्रक्चर के लिए मैं क्या करता हूं, आगे अभी सेल का डायग्राम बनाऊंगा, तब तक ये इसको मिटाना पड़ेगा ना। तो बेटा इसको आप फोटो कॉपी करते रहिए, लिखते रहिए यानी। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, सेल के स्ट्रक्चर में मुझे क्या करना होगा, एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बनाना होगा। ठीक है, और एक हमें क्या बनाना होगा, एनिमल सेल्स का स्ट्रक्चर बनाना होगा। ठीक है, किसका बनाना होगा, एनिमल सेल्स का स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो ये जो दोनों जो स्ट्रक्चर आपके लिए बताए जा रहे हैं, प्लांट सेल्स का और एनिमल सेल्स का, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आपको जैसा भी लगे आप अपने दोस्तों में बताते रहिएगा, और जैसा भी आपको पढ़ाया जा रहा है सफिशिएंट है नीट के हिसाब से, ज्यादा आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। आप में जितना भी बताया जा रहा है ये बहुत ही है। ठीक है, और तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।